हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने जो है इस पेपर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके निर्देश पढ़े थे, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आई होप आपको जो है जितने हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, वैद्युत विभव अंतर का एसआई मात्रक है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। यानी आपको बताना है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा वैद्युत विभव अंतर का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि जो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विभव अंतर का एसआई मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए गए हैं, पहला है ओम, दूसरा है एम्पेयर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है जूल, ठीक है। तो आपको बताना है कि विद्युत विभव अंतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम इन चार ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे पहला जो है वो है आपका ओम। ओम की अगर बात करें तो ओम आपका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, इसी का ये क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। अब अगर हम एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर किसका होता है, विद्युत धारा का, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पेयर होता है। इसी तरीके से जूल की बात करें तो जूल कार्य यानी वर्क और एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है, एसआई मात्रक, एम्पेयर धारा की है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का है। और अगर वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव अंतर का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर जो है वो वोल्ट हो। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी आपके ऑप्शन है सब किस किस के एसआई मात्रक है ये आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे इस प्रश्न से आपको एक बात क्लियर हुई होगी, पिछले पेपर में भी आपका इस प्रकार का एक प्रश्न आया हुआ था, उससे पहले वाले पेपर में भी। यानी जितने भी आप जो है क्वांटिटीज या भौतिक राशियां पढ़ते हैं सबके एसआई मात्रक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कोई भी आ सकता है, इस तरीके से आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, हर एक राशि का एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, यानी शॉर्ट आंसर लिखना। तो क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो जब हम जो है आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है उसे जब हम पढ़ रहे थे, प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन, तो यहाँ पे हमने जो है जब हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने 3 प्रकार के दर्पण पढ़े थे, ठीक है। 3 प्रकार के दर्पण पढ़े थे, ठीक है। पहला था आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। बाकी जो 2 दर्पण थे वो आपके गोलीय दर्पण थे। और गोलीय दर्पण में हमने 2 प्रकार के दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक
ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमने 3 प्रकार के दर्पण पढ़े थे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे आपसे जो है अवतल दर्पण के 2 उपयोग के बारे में पूछा गया है कि आपको 2 उपयोग बताने हैं अवतल दर्पण। अब अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग मिरर, यानी इस पे जो किरणें पड़ती हैं वो एक जगह कन्वर्ज होती है जिससे प्रतिबिंब बनता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो ज्यादातर केस में एक जो है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कुछ केसेस में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखा गया है उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि इसका उपयोग एज अ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के तौर पर आपके जो आपके टॉर्च होते हैं उनमें किया जाता है, हेडलाइट्स में किया जाता है, ठीक है। जबकि स्ट्रीट लाइट होती है उसमें किया जाता है। क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो आपका बल्ब होता है उसे फोकस पे रखा जाता है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे। अब क्या होता है कि बल्ब को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो बल्ब की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके एक स्ट्रॉन्ग बीम हमें प्रोवाइड, ठीक है। तो इसमें एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज किया जाता है, एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। कहाँ पे, आपके टॉर्चेस में, टॉर्च में आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, यहाँ पे इसको एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। इसी तरीके से इसका यूज हम शेविंग मिरर के तौर पे करते हैं, शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग के दर्पण के तौर पे, ठीक है। आपका जो है मेकअप मिरर के तौर पे, ठीक है, मेकअप मिरर, ठीक है, या मेकअप दर्पण के तौर पे किया जाता है। अब यहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी वस्तु को फोकस और जो है आपका पोल है उसके बीच में रखा जाता है तो ये देखा गया है कि इस प्रकार के दर्पण के द्वारा एक आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब जो है बड़ा भी होता है, इसी कारण इसका उपयोग शेविंग के लिए किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से शेविंग की जा सके। मेकअप के तौर पे किया जाता है ताकि अच्छे से हम मेकअप कर सके, और इसका उपयोग जो है डेंटिस्ट भी करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट कहाँ करते हैं, जब वो आपके दांतों को चेक करते हैं, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है उसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ये एक जो है बड़ा इमेज बनाकर यह बता देता है कि दांतों पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसका उपयोग रिफ्लेक्टर के तौर पर टॉर्च, स्ट्रीट लाइट्स में किया जाता है, हेडलाइट्स में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर के तौर पे किया जाता है, मेकअप मिरर, और डेंटिस्ट जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। आप कोई भी 2 जो है उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के 2 उपयोग क्या क्या है, ये आप लिख लेंगे। इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर, इसका उपयोग हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में भी किया जाता है, यानी शेविंग दर्पण के तौर पे किया जाता है। इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल, इनका उपयोग टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो इसमें से आप कोई भी 2 जो है यहाँ पे इसके यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग। हमारे पास 2 प्रकार की धारा होती है, एक है आपकी डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसे हम डीसी कहते हैं, दूसरी है ऑल्टरनेटिंग करंट,
तो इसे हम क्या कहते हैं, AC कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के जो है आपकी करंट होती है, पहली है डायरेक्ट करंट, दूसरी है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो एक फिक्स टाइम के बाद इसकी जो करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती है। जबकि हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो एक समय अंतराल के बाद इसकी जो है पोलैरिटी चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। तो डायरेक्ट करंट की आपकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, बल्कि आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड कुछ टाइम बाद चेंज होता है, ठीक है। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। An alternating current can be defined as a current that changes its magnitude and polarity at regular interval of time. यानी एक प्रत्यावर्ती धारा को उस धारा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समय के नियमित अंतराल पर अपने परिमाण और ध्रुवता को बदलती है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी धारा होती है, जो कुछ टाइम के बाद अपने मैग्नीट्यूड और जो आपका पोलैरिटी है उसे बदलती है। और अगर हम बात करें AC करंट, कौन सी करंट होती है, जो हमारे घरों तक आ रही है, ठीक है, आपके जो है आपकी जो लाइन के माध्यम से आपके घरों पे जो आ रही है, जिस बिजली का आप उपयोग कर रहे हैं वही आपकी AC होती है। अगर DC की बात करें तो ये आपको सेल बैटरी में मिलती है। तो जो सेल बैटरी से मिलने वाली जो करंट है वो आपकी DC कहलाती है। और जो आपके घरों में जो करंट आती है जिससे आप अपने टीवी, फ्रिज, ठीक है, AC वगैरह ये सब चीजें चलाते हैं, वो क्या है, आपकी ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट। अब आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम। राइट टू एलिमेंट्स या राइट नेम्स ऑफ टू एलिमेंट्स यूज्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। यानी आपको उस तत्व या उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका उपयोग आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, जिसके माध्यम से आपको न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो आपके हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके भारी जो तत्व होते हैं, इनका उपयोग हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जो आपका न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है, ठीक है, नाभिकीय जो आपका विखंडन होता है उसके माध्यम से जो आपके हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो टूटकर हल्के एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है जो कि आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे नाभिकीय जो आपका जो विखंडन है उसके माध्यम से हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हैवी एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द टू एलिमेंट्स आर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, यानी दो तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आपका यूरेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 2 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। यानी 20 ओम का जो प्रतिरोध है एक विद्युत स्त्री का है और वो जो धारा का उपयोग करती है वो है 5 एम्पियर। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ये आपको पता। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हीट निकालना है। आपको करंट दिया गया है, स्त्री की जो है रेजिस्टेंस दिया गया है। सबसे पहले आप जितनी जानकारी दी गई है उसे नोट करेंगे।
तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो है पहला रेजिस्टेंस, यानी विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध। आप लिखेंगे विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध, यानी R कितना दिया गया है, 20 ओम। करंट दिया गया है, यानी विद्युत धारा, जिसे आप I से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। समय जो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है, वो है आपका 30 सेकेंड। तो ये सब चीजें आपकी जो है यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको हीट का फॉर्मूला लिखना है और ये बताना है कि कितनी हीट जो है इस विद्युत इस्त्री से उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पे हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो है आपकी H बराबर I² RT। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम हीट यानी ऊष्मा निकालेंगे, ठीक है। H इक्वल्स टू I² RT, वैल्यूज रख देंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 600, ठीक है। तो ये आपका आ गया 15,000 जूल। ये आपका आंसर आया है 15,000 जूल एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी आ गई है। हीट H लिख लेंगे, ये आप लिख सकते हैं 15 किलो जूल। तो आप लिखेंगे विद्युत इस्त्री से 15 किलो जूल की ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? Why don't two magnetic field line intersect each other? यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्यों दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। अब अगर हम मैग्नेट की बात करें, चुंबक की बात करें, तो चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ा है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी उसकी एक ही दिशा होती है, एक से ज्यादा दिशा नहीं होती। अब मान लीजिए कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपस में एक दूसरे को कहीं पे काट, मान लीजिए यहाँ से एक क्षेत्र रेखा निकल रही है और एक क्षेत्र रेखा इधर से निकल रही है, और ये क्या कर रहा, इसने यहाँ पे इनको काटा। अगर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें, प्रतिच्छेदन बिंदु की बात करें, यानी ये बिंदु और ये बिंदु जहाँ पे इन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा है, अगर हम यहाँ पे इनकी दिशा की बात करें, ठीक है, दिशा के बारे में आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनाए, टेंजेंट बनाए, तो टेंजेंट किसकी दिशा को दर्शाता है, टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब ये जो बिंदु है जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है। आप ये जानते हैं कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और अगर आपको किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा प्राप्त करनी है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या पता है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जिस बिंदु पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे, हमें जो है उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई हैं, उनको हमने एक जगह क्या कर दिया है, काट दिया है, यानी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये देखा गया है कि इस टेंजेंट पे हमारे पास दो हमें जो है डायरेक्शन मिलती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी इनकी एक ही दिशा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर इसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सिर्फ एक ही दिशा होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे। If magnetic field lines intersect each other, then the intersection point there will be two directions for the same field, which is not possible. यानी यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। Hence, field lines do not cross or intersect each other. अतः क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ना तो काटती हैं और ना ही क्या होता है, ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ना ही प्रतिच्छेदन करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या कहता है। तो अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम जो है वो यह कहता है कि अगर भौतिक अवस्थाएं और तापमान को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर जो चालक है, चालक की क्या की हमने, भौतिक जो है अवस्थाएं या जो आपके फिजिकल जो आपकी कंडीशंस होती हैं और जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट रखते हैं और उससे धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके अक्रॉस यानी उसके जो है अक्रॉस जो है हमें जो करंट प्राप्त होता है वो जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होता है, यानी उसमें से जो करंट प्रवाहित होगा वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके ऊपर डिपेंड करे। तो हम लिख सकते हैं इसे
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR। विभव अंतर जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितनी धारा उस कंडक्टर या उस चालक से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका R है ये प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस। अब इनकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वोल्ट की जैसे वोल्टेज की, ठीक है, या विभव अंतर की कितनी है वोल्ट, करंट की कितनी है एम्पियर SI यूनिट, और रेजिस्टेंस की कितनी है ओम। तो ये इसकी क्या है SI यूनिट है, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical condition and temperatures remain constant। ओम का नियम कहता है कि एक कंडक्टर में वोल्टेज उसके माध्यम से बहने वाली धारा के सीधे अनुपातिक होता है, बेशक भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर रहे। और V इक्वल्स टू I इंटू R, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होते हैं। What is the far point and near point of a human eye with normal vision? यानी वह व्यक्ति जिसकी सामान्य जो है विजन है, सामान्य दृष्टि है, उसके लिए जो है फार पॉइंट और नियर पॉइंट कितना होता है, ये आपसे पूछा गया। अगर हम नॉर्मल विजन की बात करें तो नॉर्मल विजन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूरस्थ बिंदु की बात करें तो वो आपका इन्फिनिटी होता है। यानी वह व्यक्ति जो बिल्कुल पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो आईसाइट है उसका नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। फॉर अ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर and the far point of the eye is at infinity. A normal eye can see object clearly that is between 25 centimeter and infinity. यानी नॉर्मल विजन के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए जो नियर पॉइंट है यानी निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। दृष्टि के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर तथा आंख की दूरी का बिंदु अनंत पर होता है। एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2.5 डायोप्टर। यानी यहाँ पे आपको उस लेंस की पावर निकालनी है, क्षमता निकालनी है, जिसकी उस लेंस की जो है फोकस दूरी निकालनी है जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर दी गई। यानी आपको पावर दिया गया है, आपको एफ का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पी की वैल्यू लिखेंगे आप, लेंस की क्षमता यानी पी जो है वो कितना है 2.5 डायोप्टर। अब अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें तो P बराबर 1/f होता है, और जो फोकल लेंथ होती है वो आपको मीटर में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप जो है अगर आपको f निकालना है तो f बराबर हो जाएगा आपका 1/p के, ठीक है।
1/p यानी 1/2.5, बिंदु हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/25 तो जाएगा 2/5, ठीक है, मीटर। इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी जो आपका लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2019 का, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट भी किया होगा। आपको इनको खुद से पढ़ना है, रिवाइज करना है, हर एक स्टेप जो आपका न्यूमेरिकल है उसका हर एक स्टेप आपको ठीक से पढ़ना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको जो इसमें रिलेटेड बताया है कि आपको इसमें जो है क्या क्या चीजें और देखनी है, उसे भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।